आज से हमारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम शुरू होगा, थोड़ा डिटेल्ड में रहेगा। इसके आप लोग जो है वो रोज़ाना के हिसाब से अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में होंगी ये चीज़ें। स्केलेटल सिस्टम हमारा प्राइमरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम हमारा प्राइमरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्राइमरी सिस्टम है, राइट। रेस्पिरेटरी हम लोग कर चुके, डाइजेस्टिव हम लोग कर चुके। ये 3 सिस्टम सब हम लोग करेंगे बाकी के बचे हुए और टाइम में। बीच बीच में छोटे छोटे सिस्टम्स जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, राइट, तो इसको जो है वो हम लोग, अगर हम लोग को कहीं बीच में टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग इन 3 सिस्टम्स पे जो है वो अगले 3 महीने गुजारेंगे। 28 नवंबर आपका लास्ट डे है, 1 सितंबर, अक्टूबर, देन 28 नवंबर। 3 महीने में हम लोग 3 सिस्टम्स करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हम लोगों ने 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक हम लोगों ने 3 सिस्टम्स कवर किए। छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने 3 किए, वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग की काफ़ी सारी चली लगी तब हम लोग कर पाए उनको, है नहीं। द सेम इज़ ट्रू विल बी फॉर दीज 3 सिस्टम्स। तो अभी हम लोग जो है वो स्केलेटल सिस्टम से शुरू करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो है वो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है टेंसिग्रिटी का, कि उसमें जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं मीन्स कोई चीज़ लटकी हुई है, कोई चीज़ लटकी है तो उसको जो है वो आपके ऊपर उसका लोड भी पड़ रहा है, आपके ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसका लोड भी पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो 15-15 किलो की 2 प्लेटें आप लो हाथ में, राइट, और फिर आप उसके बाद वॉकिंग करो, ऐसा करें जैसे वॉकिंग करते हैं नॉर्मल वॉकिंग, तो आपकी बॉडी के ऊपर कुछ लोड पड़ेगा उसका। 15 किलो की प्लेट एक हाथ में है, 15 किलो की प्लेट एक हाथ में है, इट मीन्स यू आर होल्डिंग 30 kg वेट ऑन योर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आपके लिए जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको चाहिए है, तब आप उसको लेकर के आप मूव कर सकते हो, राइट। इंटीग्रिटी कहते हैं आपस में तालमेल के साथ काम करना, कहते हैं ना, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, ये सारे सिनोनिम्स एक ही से वर्ड हैं, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ विद इंटीग्रिटी इज कॉल्ड टेंसिग्रिटी, राइट। आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपके बॉडी के बाहर के हिस्से में जो है वो लटका रहता है और ये सारा लोड आपकी बॉडी का उठाता है। लीवर्स हैं ये आपके। स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपका लीवरेज सिस्टम है, आपको काम देता है। उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आएंगे आगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके ज़रिए से आप काम कर पाते हैं, आप मसल्स हिला पाते हैं, आपके दूसरे सिस्टम्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटैक्ट लगे हुए हैं स्केलेटल सिस्टम की वजह से। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम लोगों ने उस दिन भी एक बार बात करी थी, मुझे याद आ रहा है, ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे मीन्स हैंगर में शर्ट टंगी हुई हो तो सीधी टंगी रहती है, अभी आप हैंगर हटा लो तो वो ऐसा धप से गिर जाएगी और वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। द सेम इज़ ट्रू विद आवर ह्यूमन बॉडी। अभी हमारी ह्यूमन बॉडी सीधी बैठी है, सीधी लेटी है, सीधी खड़ी है, किसी भी पोस्चर में है, सीधी है, ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम। एक बार आप स्केलेटल सिस्टम निकाल लो लाइक दैट हैंगर, तो ये पूरी मसल्स आपकी जो है वो एक रबर की तरह ऐसे, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा सब ढप से एक जगह ऐसे बैठ जाएगा एंड देन यू वोंट बी एबल टू वर्क इवन फॉर अ सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है जो आपके सारे जॉइंट्स को हिला रहा है, डुला रहा है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है। सारा काम आपका जो है वो ये स्केलेटल सिस्टम कर रहा है। देखने में ये बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन है नहीं ये सिंपल सा, है नहीं। इसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऊपर के लेवल पे, सिस्टम लेवल पर हम लोग जो है वो एनाटॉमी को पढ़ेंगे। याद है ना आप लोगों को वो स्ट्रैटेजीज वगैरह, है ना, एनाटॉमी को पढ़ने की स्ट्रैटेजी याद है सारी, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी ऐसा करके, राइट। ओके फाइन, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ना। किसके पास ज़्यादा बोन्स हैं? एक एडल्ट के पास ज़्यादा बोन्स हैं या एक बेबी के पास ज़्यादा बोन्स हैं? ओके, आप में से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है बेबी की तरफ से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और एडल्ट की तरफ से कम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एडल्ट की भी आवाज़ आ रही है। फैसला करके बताओ किसके पास होगा। और लॉजिकल ग्राउंड्स, बेबी के पास ज़्यादा है, न्यू बॉर्न बेबी के पास ज़्यादा है। ओके फाइन, एडल्ट के पास क्यों नहीं? उसके पास ज़्यादा होने चाहिए। साइज़ मेरा बड़ा है या उसका बड़ा है? वो एक छिटाक का नहीं है। क्या चीज़? हमारी बोन्स बड़ी हो जाती हैं तो नंबर उतने ही तो रहने चाहिए हमारे। अगर बोन्स सिर्फ बड़ी हो जाती हैं तो हमारे नंबर वुड बी सेम, सिमिलर। हड्डियाँ ज्वाइंट हो जाती हैं। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हड्डियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एडल्ट्स के पास जो हैं वो
नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाती है, राइट। कितनी कम हो जाती हैं? एडल्ट के पास कितनी है? 206। ये सेट है कि 206 ही है? ज़्यादा भी हो सकती है। एक आध के पास कम हो जाए तो केस कर देंगे उसके ऊपर हम लोग। एक आध कम हो जाए किसी के ऊपर, 204 रह जाए, 205 रह जाए, हो सकता है। कहाँ से पिट के आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कहाँ से पिट के आया है। ओके फाइन, ठीक है। तो 206 मान लेते हैं हम लोग, आपकी बात को मान लेते हैं। हालांकि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 207 हो जाए किसी के ऊपर तो FIR नहीं हो जाएगी, 204 हो जाए तो भी FIR नहीं हो जाएगी, है ना। क्या चीज़? आप काउंट कर लीजिएगा तो 206 से आगे बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर, बेबीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा हड्डियां हैं, तो क्यों उनके पास ज़्यादा है, जबकि ज़रूरत तो आपको ज़्यादा है। ज़रूरत आपको ज़्यादा है ना हड्डियों की, मूवमेंट आपको करने। आप देखो अपने डाइव्स आप कैसे मारते हो स्पोर्ट्स में, आप डाइव मारते हो ना, कितनी खतरनाक डाइव मारते हो भाई, चाहे वो हॉकी का गोल पोस्ट सेव करना हो, चाहे कुछ भी XYZ, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़्यादा लंजिंग मूवमेंट्स करते हैं, लंजिंग मूवमेंट्स इनको बोलते हैं, ऐसा पैर आगे करके और फिर ऐसा ऐसा करके, ये लंजिंग मूवमेंट्स आपको ज़्यादा करने हैं, आपको ज़्यादा हड्डियाँ चाहिए हैं। उनके पास क्यों ज़्यादा है? खामखा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जी अरे बाबा वो ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, छोटी होती हैं और अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके पास 300, 310, 320 ऐसे हड्डियाँ होती हैं, मान ली आपकी बात हमने। लेकिन सवाल ये है कि उनके पास ज़्यादा क्यों है, जबकि ज़रूरत तो आपको ज़्यादा है। कौन? अरे बेबी की हड्डियों के ज़्यादा लोड नहीं उठा सकती, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन ज़्यादा क्यों है उनके पास? उनका क्या काम है ज़्यादा का? उनको क्या रिक्वायरमेंट है ऐसी? पड़े हुए हैं वो, रो रहे हैं तो आप उठा रहे हैं, है नहीं? आपकी माताजी ने बोला भैया को उठाओ, बहन को उठाओ, आप उठा रहे हो, लेके चल रहे हो, तो आपको हड्डियों की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी हड्डियाँ भी आपके ऊपर हैं। कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए ज़रा इस पर। ये बात तो ठीक है, ये बात दिस इज़ ट्रू कि उनके पास हड्डियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है नहीं, बेबीज़ के पास हड्डियाँ ज़्यादा हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ उनके पास हड्डी ज़्यादा क्यों है, जबकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि मुझको और आपको हड्डियों की ज़्यादा ज़रूरत है ना। कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए आप लोग अपना। कोई भी चीज़ कॉमन सेंस से परे की नहीं होती, कोई भी चीज़। ये अलग बात है कि हमने और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होता, और जब कोई बताने वाला बता देता है तो वो कॉमन सेंस में समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है यार, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए, है नहीं। दसियों हज़ार साल इंसान जो है वो इस बात पे परेशान थे, बहुत सी बातों पे परेशान थे। इस बात पे भी परेशान थे कि चिड़िया ऊपर उड़ती है, उड़ते उड़ते मर जाती है, तो अगर मर जाती है तो नीचे क्यों गिर जाती है, इससे बहुत परेशान थे लोग। आज की डेट में आपको हंसी आएगी, लेकिन उस ज़माने को सोचिए जिस ज़माने में वो बहुत परेशान थे। भाई तब भी तो ऐसे ही पंख उड़ रहे हैं ना, ऐसे कर रही है वो, अभी भी मरी है तो या तो ऐसा पंख है या ऐसा पंख है, तो फिर नीचे क्यों गिर गई? वो ऊपर ही लटकी रहती, हवा में मौल्लक रहती, इसको उर्दू में बोलते हैं, हवा में मौल्लक रहती, लटकी रहती। क्यों ऐसा हुआ कि वो नीचे गिर गई? आपने फेंका तो क्यों नीचे आ गई बॉल? अरे बाबा ये तो आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आपकी कोई खासियत नहीं है। तो तीसरी क्लास का बच्चा भी यही बोलेगा आज की डेट में। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब इंसानों को पता नहीं था और बहुत परेशान थे, राइट। ऊपर चढ़ते हैं तो क्यों थक जाते हैं, नीचे उतरते हैं हम पहाड़ों के तो नहीं थकते, राइट। इस तरीके के सवालों को लेकर के बहुत परेशान थे, नहीं हल हो रहा था मसला दसियों हज़ार साल से। फिर एक इंसान आया 1800-1900 में, उसने जो है वो कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ बातें करी, कुछ बताया आपको, आपके कॉमन सेंस में सेट हो गई वो बातें, और आपको आज आप क्या है वही मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना भाई, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन, कॉमन सेंस कॉमन नहीं है नहीं। उसकी बहुत अच्छी मिसाल आपको दिखाई देगी कि आप गाड़ियाँ जब पार्क करते हैं तो कोई भी कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार गाड़ी पार्क कर देता है, उसे कॉमन सेंस से कोई मतलब नहीं, किसको परेशानी होगी किसको नहीं परेशानी होगी, राइट। तो कॉमन सेंस लगाओ इसमें कि क्यों ऐसा है कि बच्चे, क्या चीज़? प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, काहे से भाई? प्रोटेक्शन ऑर्गन का आपको ज़्यादा चाहिए। आपने डाइव मारी, इतनी ऊंची डाइव है, यहाँ से धप से गिरोगे नीचे, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। जी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या करेंगे? जिम्नास्ट है क्या वो? बिस्तर पे लेटे पे कर रहे हैं, परेशान आपको कर रहे हैं? ओके कुछ और लोग बताएं थोड़ा सा, तो मैं आगे बढ़ूं। आप बताएं।
ये बात फ्यूचर अब्बाओं को भी पता होनी चाहिए और फ्यूचर अम्माओं को भी पता होनी चाहिए। फ्यूचर अब्बा है ना आप सब लोग, मैं प्रेजेंट का अब्बा हूं, राइट। देखिए बच्चा जो है उसके गिरने के चांसेस, राइट, एक एज होती है ना उसके पास जब वो अपने को संभाल पाता है, और वो 5-6 साल की उम्र होती है जब वो संभाल पाता है अपने को, राइट, जहां उसका ओरिएंटेशन हो जाता है अपनी बॉडी को लेकर के कि उसकी बॉडी स्पेस में किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। अभी मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे मालूम है मेरी बॉडी किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, मेरी कौन सी बॉडी का हिस्सा कहां पे है, किस एंगल पे है, वो सब मुझको मालूम है, राइट। छोटा जो बच्चा है उसको नहीं मालूम कि उसकी बॉडी कैसे ट्रैवल कर रही है, राइट। अच्छा, लड़खड़ाता है, गिरता है, जितना बच्चा गिरता है उतना आप नहीं गिरते। अब 6 साल के बाद बच्चा उतना नहीं गिरता जितना 6 साल से पहले लगातार गिर रहा था, बात बात पे गिर रहा था, जरा सी उसने स्पीड भी नहीं पकड़ी थी उससे पहले ही गिर पड़ा था, राइट। आपने उससे कहा पैर फैला, उसने पैर हल्के से फैलाए, चूंकि ओरिएंटेशन उसका बॉडी का अच्छा नहीं है तो उसने ज़रा सा भी बॉडी सिर इधर उधर हुआ उसका और धड़ाम से नीचे गिर गया, या तो पीछे गिर पड़ा या आगे गिर पड़ा। मीन्स उसकी फॉलिंग डाउन की उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर बच्चे के होते हैं, हर सिविलाइजेशन में होते हैं और हर समाज में होते हैं, राइट। छोटा जो बच्चा लेटा हुआ है, जो अभी पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद जब वो हिलना डुलना शुरू करता है, घर में माता पिता को तब तक सुकून रहता है, बड़ी खुशी होती है जब बच्चा पैदा होता है, सबको होती है। जब बच्चा हिलना डुलना शुरू करता है, लुढ़कना शुरू करता है बिस्तर पे, उस वक्त माँ बाप की मुसीबत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वक्त के साथ साथ वो बढ़ती रहती है। अभी वो बच्चा बिस्तर पे है लेकिन उसको लुढ़कना आ गया है, इधर से उधर लुढ़क पुढ़क उलट पुलट करता रहता है वो, राइट। अब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिस्तर से नीचे गिरने के। उसकी बोन्स जो हैं चूंकि अलग अलग पीसेज में हैं, छोटे छोटे पीसेज में हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे आपको क्रिकेट की बॉल है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बल्ले से टकराती है वो, राइट। अगर उसकी जो है वो सिंगल पीस बॉल हो तो 2 शॉट 3 शॉट, 2 से 5 शॉट मान के चलिए, 2 से 5 शॉट में वो बॉल डी शेप हो जाएगी, बॉल टेढ़ी हो जाएगी। फुटबॉल है, शटल कॉक्स हैं, राइट, जिनमें बहुत फ्यूरियस फोर्स लगती है विद डिफरेंट एंगल्स, वो सारे इक्विपमेंट ऑलमोस्ट पीसेज में होते हैं। बास्केटबॉल है, पीसेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी 150 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे बम से नहीं मारता, अगर मारेगा तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर वो आसमान को छू जाएगी बॉल जाके। ऐसे ही है ना, वो सिंगल पीस होती है। फुटबॉल जो है वो आपकी मल्टीपल पीस की है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि उसकी डी शेपिंग ना हो जाए। द सेम इज ट्रू विद द बच्चा, राइट। उसके, आप लोगों में से किसी ने कहा इंटरनल ऑर्गन्स की बात, बिल्कुल ठीक, कि उसके ताकि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसका बोन्स का, राइट। जहाँ पे क्रिटिकल ऑर्गन्स होंगे, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होंगे, वहाँ पे हड्डियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक बच्चे के पास जो है वो 28 हड्डियाँ हैं, 28, राइट। अच्छा, ये फेस पूरा और ये सिर उसका सर्वाइवल के लिए उसके बहुत ज़रूरी है। अगर ये सिंगल पीस उसका हो गया और कहीं वो ज़मीन पे गिर पड़े, जो कि गिरता है, वो गिरेगा, सर टकराएगा। अगर सर टकराया, किसी ऐसे एंगल पे टकराया गया, ज़िंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए पता नहीं क्या नुकसान हो जाए उसके ब्रेन को, राइट। अभी आपके पास कितनी बोन्स हैं? ये अभी कितनी बोन्स हैं आपके पास? अभी आपके पास सिर्फ 2 बोन्स हैं। एक ये बोन है जो हिला रहे हो आप, जबड़ा नीचे का, और ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सिंगल एक पीस बोन है, सब जुड़ गए हैं आपस में, राइट। बच्चे का ये सारा हिस्सा सब अलग अलग है। जैसे ही बच्चा सिर लेके नीचे गिरा, सिर के बल गिरे, चाहे जैसे भी गिरे, वैसे ही उसकी हड्डियां आपस में डिस्प्लेस्ड हुई और ब्रेन को उसके जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गया। जी, आप कुछ कह रहे हैं? छेनी से छेनी उनके पास और भी टेक्निक होंगी ना, कुछ खुलवाना है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे के ऑर्गन्स चूंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स आपके पास भी हैं सारे, ब्रेन आपके भी पास भी है, लेकिन आपके पास गिरने के चांसेस बहुत कम हो गए। अब आप बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस हो जाएंगे तभी आप जो है वो डेंजरस लेवल पर गिरेंगे। मीन्स ब्लड शुगर इतनी कम हो गई, किसी वजह से आपका जो है वो चक्कर आ गए, कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, तभी आप गिरेंगे। वरना आपको गिरना भी आता है, आपने गिरना भी सीख लिया है। कैसे गिरते हैं आपको पता है अच्छे तरीके से, कि सबसे पहले हाथ लगाते हैं। एक तो ये सीख लिया आपने, दूसरा आपने ये भी सीख लिया है कि अगर गिरें हाथ लगा लें, और हाथ लगाने के साथ साथ जैसे ही हाथ लगे वैसे ही हाथ को मोड़ ले
तो फ़ौरन शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको ये भी पता चल गया है। इसीलिए तो आप जब हाई जंप, लॉन्ग जंप इस तरीके की चीज़ करते हो तो आप ऐसा जंप करके और उसके बाद घुटनों को मोड़ लेते हो ना, अपने घुटनों को भी मोड़ लेते हो, हिप जॉइंट भी मोड़ लेते हो, बॉडी भी आगे ले आते हो पूरी की पूरी, ऐसे ही होता है राइट। तो इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए बच्चे को दी गई हैं कि उसके पास ज़्यादा बोन्स हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस उसके गिरने के हैं, और गिरता है वो, चांसेस नहीं है सिर्फ उसके पास, आपके पास तो चांसेस हैं जिनको कि आप मिनिमाइज करके ज़ीरो कर लेते हो। कहीं कहीं कभी कभार आप गिर जाते हो तो आपको चोट लग भी जाती है, गिर जाते हो तो फिर आपको चोट लग भी जाती है। बच्चे के पास सॉफ्ट ऑर्गन्स उसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, उसमें अगर चोट लग गई तो फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है उसको, जिसकी वजह से उसको नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा दी गई। और बाद में जब उसके अंदर ओरिएंटेशन आ गया खड़े होने का, अपनी बॉडी को कैरी करने का और अपने बॉडी को संभालने का, और अपनी बॉडी अगर उसकी गिर रही है तो उसको किस तरीके से प्रिवेंट करने का, जब उसको ये सारा सेंस हो गया तो धीरे 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 उसकी बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होने लगी, फ्यूजन ऑफ द बोन, राइट, फ्यूज्ड होने लगी। इसको एनाटॉमी की टर्म में कहते हैं ऑसिफिकेशन, लिख लीजिए आप लोग, टेक्निकल टर्म है इसका ऑसिफिकेशन, OSSIFICATION, हो गया हो जाएगा ऑसिफिकेशन, OSSIFICATION, ऑसिफिकेशन। ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए फ्यूजन ऑफ द बोन, फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन ऑफ द बोन। हाँ, ऑब्लिक कर लीजिए, स्लैश मार दीजिए, लिख लीजिए फ्यूज्ड बोन्स, फ्यूज्ड, FUSED, फ्यूज्ड बोन्स। तो इसकी वजह से चूंकि बच्चे के पास वो सेंस नहीं है जो सेंस आपके पास है, तो उसको नेचर ने जो है वो उसके पास प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म उसको दिया है, राइट। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके पास भी है, लेकिन वो अब ओरिएंटेशन के नाम पे है। अब आपको बॉडी के ओरिएंटेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, साइडवर्ड्स करना है, आपको वो ओरिएंटेशन अब हो गया है, गिरना आ गया है, वो आपका प्रोटेक्टिव, वो सब चीज़ें आपने सीख ली हैं। इंसान का बच्चा जो है वो जानवरों के बच्चे से बिल्कुल अलग होता है, राइट। जानवर के किसी भी बच्चे को ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कभी भी नहीं सिखानी पड़ती। इंसान का बच्चा जो है वो हमेशा ज़ीरो लेवल पर पैदा होता है, उसको दुनिया की हर चीज़ सिखानी पड़ती है। इवन इंसान के बच्चे को सांस लेना भी नहीं आती है। आप पैदा हुए थे तो आपको सांस लेना नहीं आती थी, मैं पैदा हुआ था तो मुझे सांस लेना नहीं आती थी, मुझे सांस लेना सिखाई गई है, आपको सांस लेना सिखाई गई है। दुनिया का हर बच्चे को सांस लेना सिखाई जाती है। वो जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकला उसका एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर चेंज हो गया। अभी माँ के पेट के अंदर वो सांस ले रहा था तो कहाँ से ले रहा था? माँ के खून से ले रहा था। माँ के खून में जो ऑक्सीजन थी उसी ऑक्सीजन को वो भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। अभी बाहर आ गया तो अब उसको लेनी है, लेना आती नहीं उसको, क्योंकि माँ के पेट के अंदर लिया नहीं। अगर माँ के पेट के अंदर वो ले लेता तो जितना बच्चे का साइज है उससे डबल ट्रिपल साइज तो अंदर पानी भरा हुआ है, जिसमें वो फ्लोट करता है, जिसमें वो स्विमिंग करता है, राइट। वो पानी सारा उसके अंदर चला जाता तो मर जाता वो। तो उसको डिफेंसिव एक मैकेनिज्म और पेट के अंदर दिया माँ के कि वो सांस ना ले, उसकी सांस की पूर्ति होती रहे। अब ये बाहर आया है तो अब इसको सांस लेना है। दुनिया का हर इंसान को सांस सिखाई जाती है लेनी, राइट। बच्चा पैदा ही होगा जैसे ही वैसे ही उसको उल्टा किया जाएगा। कुछ बच्चे आपकी तरह जिद्दी होते होंगे, उल्टा हुआ तो वो खून उनका मीन्स ब्लड इधर की तरफ आया, ब्रेन की तरफ आया, लंग्स में गया ज़्यादा, वो उसका प्रेशर बन गया अंदर। अब इधर ज़्यादा प्रेशर हो गया और बाहर कम है उसके एनवायरनमेंट के, तो एकदम से वो उसने चिल्लाया पैं करके, राइट। उसने अपना प्रेशर रिलीज़ किया, जैसे ही रिलीज़ किया वैसे ही हवा अंदर घुड़प, सांस लेनी आ गई उसको, तो उल्टा लटकाना पड़ा हमको आपको। कुछ बच्चे थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, आप जैसे होते होंगे, तो उनको जो है वो उल्टा लटका करके और उनके बम्पू पे 3-4 मारने पड़ते हैं, वो तब पे करते हैं, है नहीं। कुछ बच्चे जो है वो मेरी तरह के ज़िद्दी होते हैं, बदतमीज़, उनको उल्टा लटकाया, ऐसा भी मारा, वो तब भी नहीं रो रहे, तो वो एक सुई रखी होती है तो वो घुसड़ देते हैं बम्पू में उनके, तब वो चीखता पैं करके एकदम से। अच्छा, ये सारे काम जो है वो 17 सेकंड में हो जाने चाहिए। इसके लिए जो है वो बहुत मीन्स एक्सपीरियंस्ड, बराबर में कोई खड़ा होना चाहिए उसके, वो लेडी खड़ी हो चाहे वो लेडा खड़ा हो, इससे बहस नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। इन्हीं 17 सेकंड में सब कुछ करना है, नहीं तो वो बच्चे को सांस लेनी तो आती नहीं, वो मर जाएगा। उसकी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है जितनी आपकी डेवलप हो गई है अब,
क्योंकि ऑर्गन साइज आपके बड़े हो गए हैं, लंग्स बड़े हो गए। अब वो बच्चे को मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के बच्चे को सांस लेना भी सिखानी पड़ती है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी जानवर के बच्चे को, किसी भी चिड़िया के बच्चे को सांस लेनी सिखाई जाती है? सिखाई जाती है। बच्चा शुरू में जरा चलना शुरू करता है तो एक आफत हो जाती है माँ बाप के लिए कि वो प्लग में उंगली दिए दे रहा है, हार्पिक पिए ले रहा है। ऐसे ही है ना? कभी देखा है आपने कि चूहे ने हार्पिक पी लिया? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पिएगा नहीं। उसको मालूम है, बचपने से उसको पता है कि उसको मालूम है कि उसको क्या करना है, मतलब वो सीखा सिखाया आता है। इंसान के बच्चे को कुछ नहीं आता है, कुछ भी, सब कुछ वो यहीं सीखता है। लेकिन इंसान का बच्चा सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, फिर वो चांद्रायन पे भी चला जाता है विक्रम भाई को लेकर के। वो क्या क्या कर लेता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेता है, रिकॉर्ड भी कर लेता है, यूट्यूब पे भी डाल देता है, सब कुछ कर लेता है। ये वही बच्चा है। जानवर का बच्चा जानवर का ही रह जाता है। ऐसे ही है ना? तो सीन ये है हम लोगों के सामने कि इंसान के बच्चे को सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। उसने वो सारी चीज़ें आपने और मैंने सीख ली हैं कि किस तरीके से गिरना है, जिसकी वजह से आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वहाँ से चेंज होकर इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है। उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अभी सीख रहा है। तो जब तक सीख रहा है तो ऊपर वाले ने उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म दिया है और वो उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हड्डियाँ हैं, जिसकी वजह से वो ये काम कर पाता है। राइट जी, कोई अच्छा। अभी हम लोग जो है वो सेल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हर चीज का एक अलग सेल है, उसका एक अलग नाम है। स्केलेटल सिस्टम का कोई एक सेल नहीं है। स्केलेटल सिस्टम के 4 सेल्स हैं। स्केलेटल सिस्टम के 4 सेल्स हैं। वो 4 सेल्स हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक सेल का नाम है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। बोलिए जरा इसको जोर से, एक बार और बोलिए, लास्ट टाइम। राइट, इसको बोलिए, फिर से बोलिए, एक बार और। राइट, मेरी शक्ल देख के मत बोलिए, उसको देख के बोलिए। ऑस्टियो, ऑस्टियो कहते हैं हड्डी को। ऑस्टियो हड्डी को, हड्डी की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डी की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। जब ऑस्टियोलॉजी को एज ए सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। एज ए सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। एक हड्डी को पढ़ेंगे, अगर हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो वर्ड मीन्स बोन्स, राइट। ये इसके अलग अलग वो हैं, देखिए, ऑस्टियो देन प्रोजेनिटर अलग वर्ड है, देन ऑस्टियो देन ब्लास्ट, ऑस्टियो प्लस क्लास, देन ऑस्टियो प्लस साइट, ऑस्टियोसाइट। तो हमारे पास 4 तरह के सेल्स हैं, एक सेल नहीं है। बाकी और चीजों का एक ही सेल होता है, राइट। मसल का एक सेल होगा, हार्ट का एक सेल होगा, लंग्स का एक सेल होगा, किडनी का एक सेल होगा, राइट। इसके जो हैं वो हमारे 4 सेल्स हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोक्लास, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ये 4 हमारे पास हुआ, ठीक है। नहीं, इन 4 के बारे में हम लोग जो है वो आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात समझ लें बहुत अच्छे तरीके से कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अच्छा, हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं आए, बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं आए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद जो है वो आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ शुरू से, जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया था। मैंने आपको अपनी बात बता दी है कि मैंने किस तरीके से एनाटॉमी को सीखा है, वो एक अलग कहानी है पूरी। यहाँ पे चूंकि हम लोग सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग जो हैं वो नॉन बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम क्या, जैसे अभी तक ग्रेजुएशन आप सब लोगों ने पास कर लिया है, जैसे ग्रेजुएशन हम पास करते चले आए, क्या उसी तरीके से हम यहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पास कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, पास करना एक बात होती है, पास करना एक बात होती है जो कि मैं समझता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले शायद मेरे ख्याल से जो है वो शायद 21 बच्चे फेल हुए थे या 17-18 बच्चे फेल हो गए थे, लेकिन मतलब डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ये भी है, अगर कोई फेल हो रहा होगा तो होने देंगे हम उसको, हो जा भाई, अगले साल फिर आएंगे। कौन सा महाकुंभ का मेला है, 15 साल बाद आएगा, फिर आएगा अगले साल एग्जाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसी साल पास कर लें तो एक्स्ट्रा लोड आगे की पढ़ाई पे आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमको और आपको कि हम ये समझने की कोशिश करें कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बिना प्लान बनाए आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपका ये प्लान है, देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे आपकी फिजिकल एजुकेशन डिपेंड करती है 60 से 70%। आपको अगर फिजिकल एजुकेशन में अच्छा करना है, अगर आपको एक्सेल करना है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। कोर्स पास करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मुझे नहीं लगता कोर्स पास करना कोई मुश्किल काम है, राइट।
यहाँ तक अटकाई है, सुबह में आप साफ कर दीजिए। हम लोग आपस में कोऑपरेशन के साथ कर ही रहे हैं सारा काम, तो और भी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने पे भी फेल हो जाए कोई, इतने पे भी कम नंबर आ जाएं, 40 नंबर, 50% नंबर, 55% नंबर ला करके आपका बहुत ज़्यादा भला नहीं होना है। वो तख्ती की तरह आपकी डिग्री लटकी रहेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो 60 पर, अगर आपको अच्छी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है तो आप फिजिकल एजुकेशन ओवरऑल आप 70% फिजिकल एजुकेशन को अच्छा समझ जाओगे, क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स ही इस तरीके के हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको आगे को मिलेगी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आपको मिलेगी, किन्जियोलॉजी आपको मिलेगी, बायोमैकेनिक्स आपको मिलेगी, इस तरीके और सारे के सारे एनाटॉमी पर बेस्ड है। इसलिए एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। स्ट्रांग होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको उसको प्लान बनाना पड़ेगा रोज़ाना के हिसाब से, कि इसको मैं करूँ कैसे, कहाँ से वक्त निकालूँ। मैंने आपको वक्त के बारे में भी पहली क्लासेस में बता दिया है कि वक्त बहुत कम मिलता है हम लोग, ऐसे नहीं मिलेगा 3-4 घंटे इकट्ठा एक साथ पढ़ लो आप, मुश्किल है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा 2 रोटी कम करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी 2 घंटे की नींद कम कर लीजिए, थोड़ी सी 2 बोटियाँ कम कर लीजिए, तो कम पेट में जाएगा तो कम नींद आएगी, कम लेजीपन होगा, तब आप थोड़ा सा कुछ आप एक्स्ट्रा मेहनत करके तब आप पढ़ पाएंगे। तो आपको एक तो प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, कि जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आ रही है या नहीं आती है, यहाँ मेजॉरिटी ऐसी बैठी है जिसको नहीं आती है। तो इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको नहीं आ रही या इनको नहीं आ रही या इनको नहीं आ रही, किसी XYZ नहीं आ रही, ऑलमोस्ट सबको नहीं आ रही है। और जिस लेवल पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं उस लेवल पे तो शायद ही कोई 1-आध 1.5-1.25 बच्चा ऐसा होगा जिसको आ रही होगी, बाकी नहीं आ रही होगी, राइट। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने क्लास फेलोज से हमेशा हेल्प मांगने की कोशिश करिए, एक दूसरे की मदद से बहुत काम आसान हो जाएगा आपका। तीसरी चीज़ आपका जो है वो मीन्स, क्या आपको डर लगता है एनाटॉमी से? अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं आप ईमानदारी से बताएं, क्या आपको डर लग रहा है अभी तक एनाटॉमी से? नहीं लगेगा, है नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपकी लर्निंग लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन, हम लोग जितनी भी एक्टिविटी करें क्लास की, जितने भी सेशनल्स लें, ये भी लर्निंग एक्टिविटी है। आप जितने ग्रुप डिस्कशंस करें क्लास की, जो भी एक्टिविटी, अभी हम लोग प्रेजेंटेशन भी करेंगे, राइट, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो एनाटॉमी की सिस्टमेटिक रहेगी, रूटीन में रहेगी और कंटिन्यूअस मोड में चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने हफ्ता 10 दिन नहीं पढ़ी, उसके बाद कभी कोई बात आई, कोई प्रेशर आया, एग्ज़ाम का प्रेशर आया, टेस्ट का, तब हमने पढ़ा उसको, राइट। तो फीलिंग्स को अपने समझते रहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको। कोई अगर सपोर्ट देना चाह रहा है तो आप उसकी सपोर्ट को लीजिए, उसमें अपनी ईगो प्रॉब्लम मत हर्ट करिए। आज की जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा से ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम है कि वो दूसरों की सपोर्ट नहीं लेना चाहता। ये बात ठीक है, मैं भी नहीं लेना चाहता, लेकिन कई बार मुझको जो है वो अपने स्टूडेंट्स की सपोर्ट लेनी होती है। आपने देखा ना, सारा सेटअप वो करते हैं मेरा क्लास का। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, मैं आता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ क्लास में, बड़ चले गए उसके, बच्चे ही उठाते हैं, बच्चे ही लगाते हैं, सारा काम। एक दूसरे की सपोर्ट के बिना इंसान चल नहीं सकता। ये फैक्ट है कि कोई इंसान दूसरे का सपोर्ट नहीं चाहता, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता। इन दोनों चीज़ों के बीच में लड़ाई है। भाई आप सपोर्ट क्यों नहीं लेना चाहते? सपोर्ट इसलिए नहीं लेना चाहते, कल को वो एहसान जताएगा कि मैं तो आपका इतना काम करता हूँ। हो सकता है ना, ये किसी भी इंसान को पसंद नहीं है कि कोई पलट के एहसान जताए मेरे ऊपर। ठीक है, तुमने मदद करी थी तो क्या मतलब हुआ? गुलाम हो गया क्या मैं तुम्हारा? राइट। तो सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मत लाइए, क्योंकि एनाटॉमी में एक दूसरे की सपोर्ट आपको चाहिए होगी, राइट। दूसरों की हेल्प करिए, बड़ा सोचिए कि एनाटॉमी में मीन्स जितना कंटेंट हमारे पास है, आपके पास 2 तरह का कंटेंट तो अवेलेबल है नहीं? डिजिटल अवेलेबल है और क्लास अवेलेबल है, इतनी तो अवेलेबल है आपके पास। तीसरी मैं आपसे अवेलेबिलिटी करा रहा हूँ कि आप रजिस्टर में अपनी समझ के अनुसार लिखो, तीसरी वो अवेलेबल है। चौथा जो है वो आप दूसरे का सपोर्ट ले लो तो और ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि शायद आपको लाइब्रेरी से एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताबों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने लेवल की हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, वरना मतलब एक्स्ट्रा आवर्स में बैठने का फ़ायदा क्या है हम लोगों को? ठीक है नहीं? और अच्छी खासी लेवल की मैं रटा भी दूंगा आपको, मतलब ऐसे ही बातें कर करके रट जाएंगे हम लोग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर करके, राइट। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए। बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, कुछ ऐसी टॉपिक्स आएंगे जो थोड़ा सा शायद आपको समझने में मुश्किल आएगी। शायद मैं अपनी तरफ से पूरा 100% होमवर्क करके आऊँगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आपको मुश्किल में नहीं पढ़ने दूंगा उन कॉन्सेप्ट्स में भी। लेकिन इवन देन ऐसा हो सकता है ना कि तब भी नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो पॉजिटिव माइंड बना के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उसको कहोगे तो एक्स्ट्रा आवर्स में भी किसी को ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा आवर्स में मैं फिर आपके साथ बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बिना एनाटॉमी को अच्छे से समझे जो है क्लास से निकलनी नहीं चाहिए, सेमेस्टर 1 पास नहीं होना चाहिए उसका, राइट। उसके लिए चाहे मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, आपकी मदद करनी पड़े, वो मैं तैयार हूँ उसके लिए।
आपको खुद अपने लिए तैयार होना पड़ेगा, राइट। ज़्यादा मेहनत लगेगी, कंटिन्यूस लगेगी। पुराना जो एजुकेशनल सिस्टम से आप पास करते चले आए हो, एनाटॉमी उस तरीके से पास नहीं होगी। ये मैं पूरे सेमेस्टर आपसे कहता रहूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लर्निंग आप लोग इसमें कर लो। इसलिए जो है वो इससे डरना नहीं, इससे गिव अप नहीं करना। मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके हिस्से की बहुत मेहनत ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे अटेंटिव बैठना है, जो टास्क दिया जाए बस उस टास्क को करते रहना है। ग्रुप डिस्कशन दिया तो एक्टिवली ग्रुप डिस्कशन करते रहना है, राइट। अभी हम लोग जो हैं वो कुछ स्टोरी टेलिंग ऑन एनाटॉमी, राइट, कविताएं आपको बनानी है, आपके सिलेबस का हिस्सा है वो, राइट। एक तो ट्रेडिशनल वे है जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक अनट्रेडिशनल वे आएगा जब आपके हम ग्रुप बना देंगे, और उसमें जो है वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर गाना बनाना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे गाना बनाइएगा, दिमाग की बत्तियां खोलिएगा, खुल जाएंगी। पिछले सेमेस्टर में भी खुला था, उनका भी दिमाग थोड़ी देर के बाद खुल गया था। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, और आप लोग अपनी मुझ जैसी ओल्डर जनरेशन से बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ हैं आप लोग। मैं वो गाने नहीं बना सकता जो गाने आप लोग बना दोगे। देखना आप 15-20 मिनट का टाइम मिले आपको, सोचोगे 4-5 लोग, और मैं तबला और म्यूज़िक और वो सारी चीज़ों के साथ पिछले साल बना दिया था उन लोगों ने। आप भी बना दोगे, कविताएँ बना दोगे, गाने बना दोगे, स्टोरी भी लिख दोगे, है नहीं, कि पेट ने दांत से ये कहा, दांत और पेट दो दोस्त थे, कुछ इस तरीके की स्टोरी भी बना दोगे। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, आप बना दोगे। ये भी सेशनली आपका हिस्सा है सिलेबस का। एग्जाम में आपको अनट्रेडिशनल वेज आ सकते हैं लिखने के, ऐसे सेशनल भी ले लेंगे आपका, कभी और बात करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को जितने भी टास्क मिले उन टास्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट आप करते रहिए, राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।